हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम जिस टॉपिक को समझ रहे हैं उसका नाम है बीजीय व्यंजक के पद, गुणनखंड तथा गुणांक। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले से जान चुके हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है। पिछली वर्कशीट में हमने बीजीय व्यंजक या बीजगणित के बारे में थोड़ा बहुत समझा है, चर और अचर राशि क्या होती है उनके बारे में समझा है। आज उससे आगे जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आप बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं। बीजीय व्यंजक में पद होता है, गुणनखंड होते हैं और गुणांक होते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे, एक बार देख लेते हैं। बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं। बीजीय व्यंजक में पद जमा और घटा के द्वारा अलग अलग होते हैं। एक पद में एक या एक से अधिक गुणनखंड होते हैं और पद के गुणनखंड को उसी पद के दूसरे गुणनखंड का गुणांक कहते हैं। तो बेटा जब हम आगे समझेंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन, उसमें इन बातों को और अच्छे से जानेंगे। देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक होता है पदों का समूह। पदों का समूह किस में बटा होता है? पदों के गुणनखंड में। और गुणनखंड में दो राशियां होती हैं। एक को हम कहते हैं अचर राशि जो कि बदलती नहीं है, जैसे कि 1 2 3 4, और चर राशि वो होती है जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, जैसे x y z a b c कुछ भी। तो इसी तरह से अब आपको करना क्या है, दिए गए पदों से बीजीय व्यंजक लिखो। तो जैसा अभी हमने ये समझा था कि बीजीय व्यंजक में जो पद होते हैं वो जमा और घटा के द्वारा अलग होते हैं। तो जो जमा का निशान है, यानी जहाँ पर कोई निशान नहीं है वो जमा का निशान होता है, और जहाँ घटा का निशान है वो घटा का निशान, वो तो है ही। तो जैसे यहाँ पर कुछ पद लिखे हुए हैं, ये सारे क्या हैं? पद हैं। 5xy, 7zx, 8lk और -10। तो इसको आपने वैसे ही लिखना है जैसे इनके साइन हैं। तो इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा? 5xy प्लस 7zx प्लस 8lk और -10। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, जैसे जिसके साइन है उनको वैसे ही करके लिख दिया, तो ये बीजीय व्यंजक बन गया। फिर दूसरा है 8mn 7ab -6gf और -5। इनको साथ में रख दो, जिनके आगे कोई साइन नहीं है वो प्लस का साइन उनमें होता है। तो 8mn प्लस 7ab, माइनस तो माइनस है ही, -6gf और -5। फिर थर्ड है -7pr, ये प्लस का है 5lm, ये भी प्लस का है, प्लस 2gh और 6s, ये भी प्लस का है। तो -7pr प्लस 5lm प्लस 2gh प्लस 6s। तो इस तरह से हम इसको लिखें। तो देखो इस तरह से आगे बीजीय व्यंजक भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला, बस उनके साइन के हिसाब से उनको अलग अलग करके लिख देते हैं। 4xy -5x प्लस 6। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रथम पद कौन सा है, द्वितीय पद कौन सा है और तृतीय पद कौन सा है, उसके गुणनखंड और उसके चर और अचर भाग। जैसे ये वाला जो बीजीय व्यंजक है, इसमें प्रथम पद क्या हो गया? 4xy, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके गुणनखंड क्या है? देखिए गुणनखंड कौन कौन से, पहले हम 4 के गुणनखंड करेंगे। तो आपको याद है ना 4 के गुणनखंड, जब हम वो उसके गुणन फैक्टर करते थे, जैसे हमने पीछे सीखा भी है। तो 4 जो है वो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो 1 2 4 तो इसके गुणनखंड हो गए, बाकी एक x है और एक है y। तो ये सारे प्रथम पद के गुणनखंड हो गए, 1 2 4 x और y। फिर है पद का अचर भाग। अचर भाग जो चेंज नहीं होता कभी भी, तो वो है 4। और जो चेंज हो रहे हैं बार बार, वेरिएबल चर भाग जिनकी वैल्यू चेंज होती है, वो है xy। इसी तरह से अब द्वितीय पद देखते हैं। द्वितीय पद कौन सा है? -5x। तो द्वितीय पद के गुणनखंड क्या होंगे? पहले 5 के गुणनखंड करेंगे हम। एक तो 5 खुद भी होता है, 5 के पहाड़े में 5 आता है और 1 के पहाड़े में 5 आता है। तो 5 के गुणनखंड तो हो गए 5 और 1, और x तो है ही गुणनखंड, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसकी वैल्यू क्या है। तो गुणनखंड क्या हो गए? 5 1 और x। फिर पद का अचर भाग कौन सा है? -5, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। और चर भाग कौन सा है? x। याद रखिएगा, अचर वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तृतीय पद देखते हैं। तृतीय पद है 6, जमा का 6। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है और 6 के पहाड़े में तो 6 आता ही है। तो गुणनखंड क्या होगा? 1 2 3 और 6। गुणनखंड का मतलब है कि वो संख्या किस किस पहाड़े में आती है, अगर आप याद करें, ये सिंपल सी बात है।
आपको कोई नहीं बताएगा कि गुणनखंड, बोलेंगे कि गुणनखंड कर दो, मतलब वो संख्या किस किस पहाड़े में आती है वो उसके गुणनखंड होते हैं। तो पद का अचर भाग कौन सा हुआ, 6 ही हुआ, और इसमें चर भाग कोई भी नहीं है। तो चलिए अब गुणांक निकाल के देखते हैं। देखिए प्रथम पद क्या था, 4xy, पद के गुणनखंड क्या है, 4x और y, बताया था ना गुणनखंड, और 4 का गुणांक क्या हो गया, xy। गुणांक का मतलब है 4 को हमने xy से गुणा किया है, जिससे गुणा करते हैं उसको गुणांक कहते हैं, और xy का गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर x का गुणांक हो जाएगा 4y, और y का गुणांक हो जाएगा 4x। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब आगे गुणांक निकालते हैं, आओ गुणांक निकालें। द्वितीय पद -5x, जो हमने ऊपर अभी किया था, -5x देखा था, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, अभी हमने समझे थे 5 -1 और x, तो -1 का गुणांक क्या होगा, 5x, और 5 का गुणांक होगा -x, यानी जिसको हम जिससे गुणा करते हैं वो गुणांक होता है। ठीक है, अब बहुत आसान है जो आगे की एक्सरसाइज है। जैसे आपको क्या करना है, दिए गए पदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फिर दिए गए पदों के अचर भाग को ज्ञात कीजिए, और दिए गए पदों के चर भाग को ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान है, चलिए इसको एक बार देखते हैं। सो क्वेश्चन का पहला भाग है, दिए गए पदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फैक्टराइज द टर्म्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है और कुछ नहीं करना। जैसे अभी हमने गुणनखंड करने सीखे थे, तो बिल्कुल वैसे करना है। जैसे पहला है 12xy, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो 12 का पहले हम 12 को अलग कर देते हैं। जो 12 किस किस टेबल में आता है, किस किस पहाड़े में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 2 are 12, और 12 के टेबल में तो आता ही है, यानी इन सब पहाड़ों में 12 आता है। उसके अलावा x और y, ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। फिर इसके बाद है 20ab। 20 किस किस टेबल में आता है, किस किस पहाड़े में आता है, 1 के टेबल में आता है 20, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी, 10 2 are 20, और 20 के टेबल में तो वो आता ही आता है। इसके अलावा a और b, तो ये इसके फैक्टर हो गए, या इसको हम गुणनखंड बोलेंगे। देन 17hg, 17hg, तो 17 के गुणनखंड या फैक्टर क्या होंगे, 17 जो है या 17 1 के टेबल में तो सब आते हैं, तो 1 के टेबल में आता है, और 17 खुद 17 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता, किसी पहाड़े में नहीं आता। तो फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 17 h और g, गुणनखंड क्या हो गए, 1 17 h और g। देन 50xvz, 50 के फैक्टर करने, 50 के गुणनखंड करने। तो 50 देखिए 1 के टेबल में सारे आते हैं, तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी 50 आता है, 25 2 are 50 होता है, 5 की टेबल में 5 10 are 50, 10 की टेबल में 10 5 are 50, और 50 खुद के टेबल में भी आता है। तो ये इसके फैक्टर हो गए 1 2 5 10 50, और x v और z, ये पूरे आपके फैक्टर्स हो गए। फिर -40 mn, तो -40 है तो 1 की टेबल में भी आएगा और -1 की टेबल में भी ये आएगा। देन 2 की टेबल में आता है 40, 4 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में भी आता है, 20 की टेबल में भी आता है, और 40 की टेबल में भी आता है। एंड m और n ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं। फिर 24x²y, तो 24 के पहले फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे पहले, 1 2 3 4 6 8 12, ये 12 2 बार लिख दिया, x और y। तो इसकी टेबल में जो देखिए 24 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में भी आता है 24, 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है। देन x और y। फिर है 15fgh, तो 15 के फैक्टर करोगे उसके गुणनखंड। तो 15 कौन कौन से पहाड़े में आता है, टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 5 are, 5 के टेबल में 5 3 are, और 15 खुद अपने टेबल में भी आता है। तो और बाकी f g h, ये सारे के सारे हो गए फैक्टर या गुणनखंड। देन सेकंड क्वेश्चन, दिए गए पदों के अचर भाग को ज्ञात कीजिए। अचर जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। राइट द कॉन्स्टेंट्स पार्ट इन द गिवन बिलो, आपको कांस्टेंट पार्ट लिखना है जो कि कांस्टेंट रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 23xz में कांस्टेंट कौन सा होगा, 23। 12st में कौन सा होगा, 12। -bcz में क्या होगा, -1। फिर 79k में क्या होगा,
79, ये कांस्टेंट पार्ट है जो कि चेंज नहीं होगा, 79 79 ही रहेगा, उसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। 15j के, इसमें कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, अचर कौन सा है, 15, क्योंकि 15 की वैल्यू 15 ही रहेगी। 9x में क्या है 9, 18mn में क्या है 18, 72 bc में क्या है 72, तो कांस्टेंट पार्ट का मतलब जो चेंज नहीं होता। फिर तीसरा प्रश्न है, दिए गए पदों के चरभाग को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द वेरिएबल पार्ट इन द टर्म्स गिवन बिलो। अब आपको चरभाग ज्ञात करना है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है, जो फिक्स नहीं होता है। लाइक फर्स्ट इज ASD, तो इसमें क्या होगा, चरभाग कौन सा है जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है, A की वैल्यू चेंज हो रही है, S की वैल्यू चेंज हो रही है और D की वैल्यू भी चेंज हो रही है। देन 6BNM, तो इसमें क्या होगा BN एंड M, ये वेरिएबल पार्ट है यानी चरभाग है। 34PQ, तो इसमें कौन सा चरभाग है, वेरिएबल पार्ट है P एंड Q। फिर -FGH, तो इसमें चरभाग कौन सा है, F G एंड H। देन फिफ्थ इज 8JK, इसमें वेरिएबल पार्ट कौन सा है, J एंड K, यानी चरभाग जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, J एंड K। फिर 7XYZ, तो 7 तो क्या है, कांस्टेंट पार्ट है यानी चर अचर भाग है, तो इसमें चर कौन सा होगा, X Y और Z। फिर 24PQR में P Q और R। सो इस तरीके से हमें चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।